बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूएशन है कल के प्रोग्राम की। हमारे साथ आज मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मा सफ़वी साहब, जो नेवी से रिटायर हुए हैं और जो स्ट्रेटजी और जो हिकमत अमली के मामलात को पे बहुत गहरी जो है नज़र रखते हैं। सर, कल हमने डिस्कस किया था, नेशनल करैक्टर तक हम आए थे। आज हम आइडियोलॉजी से बात शुरू करेंगे। सर, आइडियोलॉजी जो है नेशनल पावर के अंदर कितनी अहमियत रखती है, और पाकिस्तान भी क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल मुल्क है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या हम जो जिंदगियां गुजार रहे हैं या मुल्क जो चल रहा है, एक सफ़र तय कर रहा है इस ज़माने के अंदर, क्या हम आज भी अपनी उस आइडियोलॉजी के करीब हैं या उस आइडियोलॉजी से दूर होते जा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा जो मुल्क की ये दारोमदार है और जो इस बुनियाद पर क्रिएशन थी वो आइडियोलॉजी थी, जैसे हम कल जो डिस्कस कर रहे थे। और ये बहुत लाजिम है कि इसको जो हमारी लीडरशिप है बहुत सही तरीके से उसके सही पर्सपेक्टिव में समझे। जब तक इसके ऊपर आपकी यकीन, समझने के साथ साथ यकीन भी होना ज़रूरी है कि हाँ, दिस इज़ द रीज़न ये मुल्क क्रिएट हुआ था, और इसकी जो विजन थी कायद की, जो जो डायरेक्शन सेट किया गया था, वो उस पर आपका यकीन होना चाहिए, ताकि फिर आपके जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, आपकी जो रोज़मर्रा की एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है, वो फिर उसी स्ट्रेंथ में मुल्क को लेके चलते हैं। जब इसमें समझने में या इसकी विजन को या मिशन को समझने में कोई दुश्वारी पेश आती है या कोई गलतफहमी होती है, तभी हम ये देखते हैं कि हम रास्ते से भटक जाते हैं। और जैसे मैं कल डिस्कस कर रहा था कि कायद-ए-आज़म का विजन था टू नेशन थ्योरी, और उसके को हमारे जो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने उस टू नेशन थ्योरी की ऐसी की तैसी कर दी। तो जब ये आप देखेंगे कि जब डिसीजन मेकर एंड द लीडर ऑफ द कंट्री उसको ही समझ नहीं है, तो फिर उसके बाकी जो डिसीजन है वो फिर क्या होंगे। तो मैं समझता हूँ आइडियोलॉजी जो है बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए, एंड देन द लीडरशिप मस्ट बी कमिटेड, एंड उसके मुताबिक सारे फैसले होने चाहिए। सर, यही आइडियोलॉजी, डोंट यू थिंक इसी आइडियोलॉजी से फिर आगे आपका नेशनल कैरेक्टर पे भी असर पड़ता है, आपकी लीडरशिप और सिस्टम भी जो है आप अकॉर्डिंग टू योर आइडियोलॉजी ही फॉर्मुलेट करते हैं। हम जो देख रहे हैं कि आपने अभी बताया कि टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे पाकिस्तान बना, कि हिंदुस्तान में 2 कौमें आबाद हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान। तो बेसिकली अगर हम इसे कह सकते हैं कि ये मुसलमानों के लिए एक रियासत बनाई गई उसके नज़रिए इस्लाम के ऊपर, क्योंकि 2 कौमें हैं, तो नज़रिया तो एक मुसलमान का भी सेकुलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब बात की गई तो एक नज़रिया इस्लाम के ऊपर मुल्क बनाया गया। लेकिन उसके बाद हमने जो सर जो हम देख रहे हैं, जो सिस्टम पार्लिमानी निज़ाम लाया गया, वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक नहीं था। मसलन इस्लाम का जो एक असूल है, जो हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में देखते हैं कि बंदा कहता है कि आपने ये कपड़े कहाँ से पहने, एहतिसाब का एक है। उसके बाद हम देखते हैं खुलफाए राशिदीन जो हमारे लिए आइडियल हैं, बल्कि आप हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ तक के ज़माने में आ जाएँ, तो उसमें हम एक अकाउंटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा एलिमेंट देख रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि जब खलीफा जिसे चुना जाता था तो वो बड़ा रिलक्टेंट होता था कि आप मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। लेकिन हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं सर, वहाँ पे तो 25-30 करोड़ रुपए लगा के खुद एमएनए बना जाता है, और फिर जब इतनी इन्वेस्टमेंट फी सबीलिल्लाह तो कोई नहीं कर रहा होता। तो उसके बाद जब वो ममलिकत के वो चलते हैं, काम चलते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है एक हुकूमत आती है, उसके जाने के बाद इतनी करप्शन हो गई, इतना कुछ हो गया। तो हम ये बेसिक जो फॉल्ट लाइन है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर पैसे वाले की गेम बन के जमहूरियत रह गई है, क्या वजह है कि अभी तक ना हम में से कोई भी इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सका और हम उसको स्टेटस क्वो को अभी तक मेंटेन किए हुए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत मुनासिब अंदाज में आपने पूरा प्रोसेक्शन क्रिएट कर दिया है। अब देखिए, जो आपने प्रोसेक्शन क्रिएट किया उसी को लेके आगे चलता हूँ मैं, कि जब अकाउंटेबिलिटी का बात आ गई कि जी दिस वाज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन मेकर थे, कि हर एक आदमी जो है जवाबदेह है
और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, बहुत सही कही, कि खलीफा बनने की जो तमन्ना थी या जो डिजायर थी वो नहीं होती थी, बिकॉज उससे डर लगता था कि अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देंगे कि अगर कोई चीज गलत हो गई या किसी के साथ नाइंसाफी हो गई। तो इट वाज नॉट अ ये जो खिलाफत थी वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस जिस पर आप जाके बैठ जाइए। बहुत ही जिनके लिए जिम्मेदारी थी उनके लिए बहुत तकलीफदेह ये अमल था कि किस तरीके से ये, और जो हमने वाकयात पढ़े हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और दूसरे खुलफाए राशिदीन के और डाउन बिलो अप टू उमर अब्दुल अजीज साहब, ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि दो चीजें बड़ी वाज़ेह थी। एक, कोई नाजायज इस्तेमाल नहीं था अथॉरिटी का, या नाजायज इस्तेमाल नहीं था बैतुल माल का, या अकाउंटेबिलिटी में कोई कसर नहीं थी किसी के लिए। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनकी हदीस है कि अगर मेरी बेटी भी गुनाह चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। तो ये जब चीज समझ में आ जाए तो इससे डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका अपना मजहब जो है इतना मुकम्मल है, जिसको आप कहते हैं कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, एक दीन है और एक मजहब है, दोनों को जब मिला के आप आगे लेके चलते हैं तो वो आपके लिए एक रास्ता बनाता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी तमाम चीजें आती हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो नमाज के अलावा जो आप काम करते हैं वो उसकी आपकी पूछगछ होगी। नमाज और रोजा और ये जो जो उसके अराकीन है वो तो अल्लाह ताला जिम्मेदार है, जब आपका और उसके दरमियान है। लेकिन जो जो आपकी कारकर्दगी है दूसरे इंसानों के साथ, उसकी जवाबदेही जो है वो आप करेंगे, और उसकी माफी अल्लाह ताला के पास भी नहीं है। वो कहा है कि जी अगर तुम मेरे जो गुनाह करोगे, मेरे पास जो अथॉरिटी है, मेरी मर्जी मैं माफ कर दूं या छोड़ दूं या जो भी हो, लेकिन जो नीचे गुनाह करके आओगे वो उनका रिकॉर्ड है हमारे पास, वो हम देंगे। तो ये चीज जब समझ में आ जाती है डिसीजन मेकर्स के, और ये चीज इस पर अमल करते हैं, तो हम फिर इन चीजों को यकजा करके एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नजर आता है। डेमोक्रेसी और या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनका हमारे उसके अंदाज एडमिनिस्ट्रेशन से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। इस हद तक नहीं है कि जो प्रोसीजर आप अपनाएंगे सिलेक्शन का, जो कारकर्दगी है वो तो आ जाती है कि हाँ जी अब किसी भी सिस्टम में झूठ बोलना गलत है, बेईमानी करना गलत है, चोरी करना गलत है, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, सब इस बेसिक पैराडाइम को समझते हैं। लेकिन बात वहां पर आती है कि जब आप उस कोई एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सिलेक्शन क्या प्रोसीजर क्या इस्तेमाल करते हैं, खलीफा कैसे सेलेक्ट होता है और कैसे वो फिर अपने मजलिस शूरा बनाता है और फिर कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ये चीज बहुत वाज़े अंदाज से समझनी चाहिए। और इसकी निशानदेही कुरान और सुन्नत में दी हुई है। आप इसका नाम जो भी दे लें, इट इज नॉट डेमोक्रेसी सर्टनली, इट इज नॉट पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट इज नॉट प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो वेस्ट का हम लोग देख रहे हैं। ये अपना ही एक वो है आपका तरीक़ाकार जिसको अपनाना पड़ेगा, तभी हम उस विजन को और उस टू नेशन थियरी को या उस सिर्फ में चलना शुरू करेंगे जो जिसके तहत ये मुल्क बना था, उस आइडियोलॉजी को पकड़ सकेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट आ गया सर। अब इसी को से हम एक और एलिमेंट की तरफ जाएंगे, मिलिट्री का एलिमेंट नेशनल पावर के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रखता है, क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी जियो इकनॉमिक हो तो उसको सेव करने के लिए अपने मफादात को आपको जो है मिलिट्री की ज़रूरत होती है। अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आपकी है, जिस तरह हमारे चीफ साहब ने कहा था, उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा सर एक मकाम पे आके मिलिट्री भी जो है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो आप मिलिट्री को एज अ एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर कैसे देखते हैं और कितनी अहम ये होती है नेशनल पॉलिसी को परसू करने के लिए? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर मुल्क में एक मिलिट्री सिस्टम है जो मुल्क की दिफा अंदरूनी और बैरूनी दिफा के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। ये मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि जिसकी कोटेशन है कि इफ यू डू नॉट हैव योर ओन मिलिट्री देयर विल बी ऑलवेज अ मिलिट्री इन योर इन कंट्री। अगर आपकी अपनी नहीं है तो बाहर की होगी, बट मिलिट्री विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है ना। सो मिलिट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और उसको उसी पैराडाइम में रहना चाहिए।
उस पैराडाइम में रहने का मतलब ये है कि जो विजन, जो आइडियोलॉजी जिसके तहत मुल्क चल रहा है, जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन जो जो डिसीजन मेकर टॉप पर बैठा हुआ है, उसको आप सपोर्ट रेंडर करेंगे और उसके अहकामात को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी। सो एज लॉन्ग एज ये रिलेशनशिप बड़ा क्लियरली डिफाइंड रहता है और आप यू आर सबसर्विएंट टू द डिसीजन मेकर जो ऊपर बैठा हुआ है। अभी इंशाल्लाह जब मैं इसको थोड़ा प्रियम्प्ट कर दूं, अगर खिलाफत कायम होती है तो जो जो भी खलीफों पर बैठा हुआ है, जो उसको आप सर्विस दे रहे हैं, आप सिपह सालार हैं और आपका जो रोल है वो वही है जो कि मुसलमान की तारीख पढ़ी है। सिपह सालार थे जो जिन्होंने जंगें लड़ी और जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसके बाद में फौज को लीड किया। हजरत अली को लीजिए, तो जो भी आप सिपह सालार बनाएंगे उसका उसका पैराडाइम वही होगा, टू वर्क एंड सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री एंड डिसीजन मेकर। बेशक। अच्छा सर, यहाँ पे आ जाते हैं अब हम एक और एलिमेंट जो है नेशनल पावर का, इकोनॉमी। पाकिस्तान सर 22-24 करोड़ इसकी आबादी है अंदाजे के मुताबिक, और 24 करोड़ आबादी का मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल जिसे है उससे हम बहुत माला माल हैं। तो मिनरल्स की तरफ आए तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कॉपर से लेके क्या चीज़, यहाँ पे गैस यहाँ से निकल रही है, यहाँ से तेल निकल रहा है, यहाँ पे वो मादनियात निकल रही हैं कि लोग बाकी ममालिक जिनके बारे में ख्वाब देखते हैं। दूसरी तरफ आप देखें सर, यहाँ पे सहरा भी हैं, यहाँ पे दरिया भी हैं, खुश्क पहाड़ हैं, सरसब्ज पहाड़ हैं, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, यहाँ का मैदानी इलाका दुनिया के बेहतरीन मैदानी इलाके में दरियाए सिंध का जो इलाका आता है फर्टाइल किस्म का है, कदीम तहजीबों का ये मरकज़ रहा है ये धरती। लेकिन क्या वजह है कि सर इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अपनी पॉपुलेशन को हम अपनी उस इकोनॉमिक स्पीड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके, और आज जब हम पाकिस्तानी इकॉनमी की तरफ देखते हैं तो डेट टू जीडीपी रेशियो को देख के हम परेशान हो जाते हैं, गुर्बत को देख के हम नाकाम परेशान हो जाते हैं। और तो और पाकिस्तान के जो बड़े शहर, मतलब मैं कराची की बात करूँगा, तो उसकी आप सड़कें देखने के 70-80% वो रेवेन्यू दे रहा है, और उसकी सड़कें और वहाँ पे जो हालात देख के सर, क्या ये भी मेरे ख्याल में इकॉनमी भी काफ़ी हद तक आपकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि आप की जो जब आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ भी सिंसियर होंगे तो इकॉनमी भी आपकी जाएगी। आप क्या कहते हैं? देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर है एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर का। अगर आप तारीख को उठा के देखिए तो सन 1947 से लेके 1967 तक ये शुरू के जो 2 दिहाई थे, इसमें आपकी इकोनॉमी जो थी, जब एक नया मुल्क बना था, बहुत सारी उसमें कंस्ट्रेंट्स थी, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों अभी तक बन के तैयार नहीं हुई थी, लेकिन आपकी इकोनॉमी जो थी वो दिन पर दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। और जो 60s का पीरियड है आप देखें तो बेहतरीन पीरियड है इकोनॉमी का, ठीक है। और उसकी वजह एक है कि जो आपकी शुरू की लीडरशिप थी, जो कायद के साथ आए यहाँ और उसके बाद चले, और इवेंचुअली जो 60s का जो पीरियड आया उनके बाद, तो वो डायरेक्शन और सिमत वही थी। और इसमें सबसे बड़ी जो नुमाया चीज़ थी वो ये था कि जो डिसीजन मेकर से उनको अकाउंटेबिलिटी और गलत यूज ऑफ अथॉरिटी और इन तमाम चीज़ों का एहसास था। तो इसलिए कोई भी ऐसे फैसले गलत नहीं किए जिसके बिना पर इकोनॉमी को सेटबैक मिलता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था 60s में। और मैं ये अभी अपना एक छोटा सा वाक़या बयान करूँ, 1960 जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था अयूब खान का ज़माने का, उसके बाद उसी प्लान के लास्ट पोर्शन में नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के खाके बना के रख दिए थे कि उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये मैं कोरिया गया था 1995-96 में, तो वहाँ पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो आपके लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान से हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की नकल लेकर आए थे और हम उसी सिलसिले में जा रहे हैं। तो साउथ कोरिया जो बन गया है वो हमारे 5 ईयर प्लान को ले गया था, उसके बाद उसके आगे वाले जो ये हम उनके बिजनेस चेंबर ऑफ कॉमर्स जो उनका वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ ब्रीफिंग हो रही थी। तो उनका सब हमने एग्जैक्टली वही उसी रास्ते पे चले जो आपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिखाया था, और एंड में जाके आपने नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के खाके बताए थे कि 15 साल तक आप कैसे चलेंगे।
हम उसी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम वी आर फॉलोइंग, वी आर ग्रेटफुल टू यू। तो ये अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इसमें पाकिस्तान के इकोनॉमी का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें जो डिसीजन मेकर्स आए हमारे, वो रास्ते से भटक गए, उनकी जाती मफादात को उन्होंने तरजीह दी और डिसीजन वो लिए जो कि इकोनॉमी आपके लिए इकोनॉमी को बजाय प्रमोट करने के उनके ऊपर एक बोझ बनी। आपके लोन बढ़ते चले गए, उसको कोई लोन भी नहीं था, और हम एक IMF के, वर्ल्ड बैंक के शिकंजे में फंसते चले गए। और ये जितने भी अब आप सब देख रहे हैं, सारे के सारे जो लोन लिया गया वो किधर गया? वो मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर चला गया। तो वो लोन पाकिस्तान पे तो चढ़ गया, इकोनॉमी आपकी बैठ गई, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स थे वो पैसे उनके पास चले गए। तो इसमें अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं समझने की कि आपकी अगर वो सिर्फ काम रहती, जो इकोनॉमी के आपके उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रास्ते के तय किए थे पहले 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान के थर्ड, उनको अगर आप अपने मद्देनजर रख के आगे चलते तो यू वुड हैव मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस। अभी हम कहीं कहाँ से कहाँ पर होते। सर ये तो हो गई ना इंडस्ट्री वगैरह की तरफ हो गई। आप देखिए जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए, पाकिस्तान पहले आज़ाद हुआ, एक दिन के बाद इंडिया आज़ाद हुआ। नेहरू ने क्या किया, उसने जितने राजे महाराजे बड़े बड़े जागीरदार थे उन्हें कहा कि अपने टाइटल्स अपने पास रखो, अपने महल अपने पास रखो, लेकिन इससे ज़्यादा तुम ज़मीन नहीं रख सकते। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, अभी भी आप देख लें यहाँ पे ऐसे ऐसे जागीरदार हैं कि सुबह आप फजर के वक्त चलते हैं तो शाम तक उनकी ज़मीनें ख़त्म नहीं होती। और हम एक अजीब किस्म का माहौल देख रहे हैं कि चौधरी और कमी का, इस्लाम तो आया था मसावात लेके आया, सबको बराबर कर दिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद और आदम मट्टी से पैदा हुए थे। लेकिन अगर आप साउथ पंजाब में चले जाएँ, सिंध में चले जाएँ, तो आपको एक ऐसा फिरौनियत का निज़ाम नज़र आता है, एक ऐसा जागीरदारी निज़ाम नज़र आता है। और फिर उसी जागीरदार ने आगे मसलन शुगर का अगर आता है, बहरान आता है, ये गंदम का बहरान आता है, तो हम देखते हैं कि ये तमाम, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे ये आपके जागीरदार हो, सब एक ही लाइन पे आपको नजर आते हैं। तो क्या वजह अभी तक हम ये जागीरदारी का जो एक वो कर्स है उसको खत्म नहीं अपने मुल्क से कर सके? बहुत ही आपने दुख की रग पे हाथ रख दिया है और बहुत जबरदस्त सवाल है, और इसका जवाब अगर आप सुनेंगे हमारे बहुत सुनने वालों को भी एकदम जरा कोई धचका सा लगेगा, बिकॉज मैं सच बोलूंगा। बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख देखें, जब गोरैया हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने क्लासेस बनाई हुई थी, कैटेगरीज की हुई थी। जो आपके नामवर घराने थे, अमीर, जिनके कैरेक्टर्स और जिनके उस पर कोई शक नहीं था, वो एक अलग ग्रुप था। जो आपके उसमें से उन्होंने सेलेक्ट किए जो फौज में आ रहे थे वो अलग थे, और उसके बाद सिविल सर्वेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ये 3 कैटेगरीज थी जिनको अलग अलग रख के वो चलाते थे, ताकि आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो इनका। बिकॉज ये अगर आपस में मिल जाएंगे तो दिस बिकम्स द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन। आप देखिए कि जितने भी ये जो जागीरदारा निज़ाम थी उनके दौर की, बड़े बड़े रियासतें उनके पास थी, नन ऑफ देम, उनकी औलादे किसी को भी एजुकेशन के नजदीक नहीं आने दिया। गोरों ने, ये समझने की बात है, गोरों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन की है उसमें जो पुलिस का जो निज़ाम था, जो SHOs क्रिएट किए, SHOs को जो अनलिमिटेड पावर अभी तक उनके पास है, वो इसीलिए दी गई थी कि तुम इन जो बड़े बड़े जागीरदार हैं इनको आप अबव द लॉ समझे, इनको आप हाथ भी लगाएंगे, इनको आप, इनके जरिए आप बाकी रियाया को कंट्रोल करेंगे। तो जो लॉ बना वो रियाया के लिए बन गया कि उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये लोग अबव द लॉ थे। लेकिन इनको, इनके बच्चों को, इनके बाकी तमाम को पढ़ाई लिखाई से कोई नजदीक नहीं आता, बिकॉज इतने पैसे थे, इतना सारा कुछ था उसके नजदीक। जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो और शरीफ लोग थे, और जो अपने आप फैमिली लेके आगे जाने आते, वो पढ़ लिख के ब्यूरोक्रेट्स बनते थे, वेरी ऑनेस्ट, वेरी कमिटेड फैमिलीज के वाइज, और उन्हीं में से आप फौज में जाते थे और वही ब्यूरोक्रेट्स उसमें निकलते। इन दोनों कैटेगरीज को भी उन्होंने अलग अलग रखा ताकि देयर इज नो इंटरेक्शन, बिकॉज ही न्यू इट कि अगर ये जो इनके पास पैसा है, इनको अगर फौज में इनका दाखिला हो गया तो इनके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, फौज भी है, पैसे भी है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे, या ब्यूरोक्रेट्स बन गए तो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट जो है वो बैठ जाएगी। तो जब तक पाकिस्तान नहीं बना था, आप गौर करें, ये
3 अलग अलग कैटेगरीज थी और ये दे वर नेवर अलाउड टू क्रॉस ओवर। जब यहाँ पर पार्टीशन हो गया तो ये तो अभी आपने जिक्र किया कि जमीनी जागीरदारी निज़ाम ये सारा कुछ आप टिल दी 58 जब तक ये मार्शल लॉ पहला नहीं लगा उस वक्त तक फौज का जो रोल था अमल दखल था वो नहीं था बीच में इसमें सियासत में, और ना ही उनका कोई इंटरेक्शन था जागीरदारी के निज़ाम के साथ। जो जागीरदार थे उनको ही ख्याल हुआ कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास पावर कोई नहीं है। उन्होंने क्या किया, वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आती रही उनको उन्होंने पढ़ा लिखा के फौज में डाला, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बने। तो ये जब पूरा इंटरेक्शन हो गया तो ये ऐसी कॉम्बिनेशन हो गई कि जहाँ आपका एक चौधरी जो है वो फौज में जनरल है, उसका चौधरी का भाई जो है चौधरी निसार जो है वो पॉलिटिशियन है, तो दूसरा जो है तो ब्यूरोक्रेट है। तो ये जब उसके बाद में इंटर मैरिजेस हो गई, तो ये सारी जो चीजें वाकई हुई इस 60 के बाद, 58 के मार्शल लॉ के बाद जो चीजें, ऑल्दो इकोनॉमी उस दौर में अच्छी थी लेकिन जो ये इंटरेक्शन हुआ, दिस बिकेम मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बिकॉज वो सारे के सारे डिसीजन जो थे वो फिर बजाय मुल्क के मफाद में वो ये जो वेरियस वेस्टेड इंटरेस्ट आगे आ गए। लियाकत अली खान का जो मर्डर था, अपार्ट फ्रॉम बीइंग, अभी तो क्लियर हो गया कि उसमें अमेरिकन भी शामिल थे, लेकिन वन ऑफ द थिंग वाज ही वाज ऑन दैट डे गोइंग टू अनाउंस द सेम थिंग जो नेहरू ने अनाउंस किया था कि आप लोगों की जायदादों का मामला खत्म हो गया, लैंड बिलोंग्स टू द कंट्री। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंसर था जिसको उन्होंने कहा कि अगर ये अनाउंसमेंट हो गई तो विल बी अ प्रॉब्लम। तो जिस टाइम पर उनकी तकरीर शुरू हुई उन्होंने बरादरान मिल्लत सलाम अलैकुम कहा और उनको गोली मार दी गई ताकि आगे लफ्ज़ कोई निकले नहीं। तो ये अगेन ये आई एम सेइंग इट बिकॉज माय फादर वाज सिविल सर्विस एंड एट दैट टाइम ही वाज देयर कि ये सारी चीजें खुल के आई, अखबारों में भी आई, सारा कुछ हुआ कि ये इस जागीरदारी निज़ाम ने इसको कैसे डिफेंड किया राइट फ्रॉम दैट टाइम जब लियाकत अली खान का मर्डर हुआ है, कि वो इस निज़ाम को उन्होंने हटने नहीं दिया जो कि नेहरू ने कर दिया था। नेहरू ने वहां करने के बाद आप देखें वहां पर अब कोई जागीरदार इतना बड़ा नहीं है जो कि इंटरफेयर कर सके मुल्क के डिसीजन मेकिंग में या कहीं पे कर सके। तो दैट बिकॉज ही सर्वाइव टिल 1962-63 और ये भी एक कंटिन्यूएशन मिल गई इंडिया बनने के बाद, काफी दिनों तक वही लीडरशिप रही, तो वो उनको वो रास्ता अपने चलते रहे। हमारे साथ 48 में कायद आज़म की इंतकाल हो गया, 53 में असैसिनेशन कर दी गई उनकी। तो विद रिजल्ट ये मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफर न थे, वो उन्होंने ग्रैब किया और उसके बाद से आपका रास्ता जो था वो उस रास्ते से हट गए जो आपके लिए तयन किया था। सो दैट्स वाई आपने जो कहा कि जागीरदारी निज़ाम अभी तक कायम है। अब ये इतनी ज्यादा इंटरमिंगलिंग हो गई कि हमने देखा कि आप फौज में भी बैठे हुए हैं उन्हीं के भाई ब्रदर और उन्हीं के जुडिशरी में बैठे हुए, उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए। तो अब कहाँ से आप उसको सही करेंगे, किधर से शुरू करेंगे? कोई सही नहीं मिल रहा है कि हु इज गोइंग टू बेल द कैट, व्हाट कैन इमरान डू एज अ प्राइम मिनिस्टर? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो कितनी दफा माफिया आप के बैठ इतने स्ट्रांग हो गए, ये सारा कुछ हो गया। इनके लिए एक बहुत मेजर वेरी बोल्ड डिसीजन चाहिए, बड़ा सख्त डिसीजन चाहिए टू ब्रिंग द थिंग बैक इनटू दैट कैटेगरी जहां पर आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके पॉलिटिशियंस और आपके खास तौर पर जुडिशरी ने बहुत अहम किरदार अदा करना है अगर आपको वापस अपने रास्ते पे आना है। जब तक वहां पर सजा और जजा शुरू नहीं होगी हम इसके किसी भी सही रास्ते को नहीं पकड़ सकेंगे। सर अब लास्ट एलिमेंट की तरफ आएंगे, डिप्लोमेसी। तो आप डिप्लोमेसी का क्या किरदार देखते हैं नेशनल पावर के अंदर, और ख़ास तौर पे जब मैं नेशनल पावर की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी नेशनल पावर के हवाले से हमारी डिप्लोमेसी का क्या किरदार रहा है? डिप्लोमेसी इज आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। तो जैसे मैं भी अर्ज कर रहा था कि जो सोर्स ऑफ सप्लाई है ह्यूमन रिसोर्स की, वो तो वही सिविलियन बेस है जहाँ से फौज में जा रहे हैं, जहाँ से ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, जहाँ से डिप्लोमेट्स बन रहे हैं। तो जब तक बेसिक इंडक्शन के लिए जो पैराडाइम सेट करेंगे वो सही नहीं करेंगे तो वी विल ऑलवेज हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स इन द डिप्लोमेटिक फील्ड। अभी इसका एक मिसाल ये दूंगा, अगेन इट्स अ वेरी वेरी
harsh thing, but which that's what I'm going to say, जो सही बात है कि हमने अभी देखा कि इंडिया ने बड़े पैमाने पर श्रीवास्तव ग्रुप और दूसरे फेक उन्होंने इदारे खोले हुए थे पूरी दुनिया में, जिसके जरिए उन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई है मिलाइन करने के लिए पाकिस्तान को। FATF में नाम डाला गया और पता नहीं क्या कुछ किया गया। वाईकुंठ से उन्होंने वहां पर जब बैठे हुए थे, अगर वो सही तरीके से अपना काम करते, सही तरीके से अपना इन पर नजर रखते, तो इंडिया को ये चीज इतने आसानी से नहीं करने को मिलती। अब आपको उसके सवाल का जवाब ये है कि डिप्लोमेसी के लिए भी हमें वो चीज चाहिए कि जो डिप्लोमेट्स बाहर जाएं उनको दर्द हो पाकिस्तान के उसकी कमिटमेंट का, पाकिस्तान की विजन का, और इसमें इसकी क्या बेहतरी है, क्या गलत है, एंड यू टेक दोज डिसीजंस बोल्डली अबव द ओन इंटरेस्ट। आप बोले ताकि वो माहौल क्रिएट हो, वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिप्लोमेट्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड द फौज। वो माहौल क्रिएट हो जहां पर फ्रैंकली एक दूसरे को जाके बताएं कि साहब ये गलत हो रहा है, इसको बंद करें, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे कि अगर मैंने जाके इसकी निशानदेही की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो या वो जाके गलत बयानी से उनको कहा जाएगा नहीं सर सब ठीक चल रहा है, तो ये देयर इज अ बिग चेंज रिक्वायर्ड। जिस जंक्शन पे पाकिस्तान आ गया है विद वन मैन, विदाउट अ डाउट एनी इमरान साहब के लिए, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट कमिटेड मैन, जिन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को अबव एवरीथिंग रख रहे हैं। लेकिन क्या बाकी टीम के मेंबरान भी उनको सपोर्ट दे रहे हैं? मेरा ख्याल में ये इसका जवाब बड़ा क्लियर है, अभी उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है सब इंस्टीट्यूशन से, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, ताकि उनके अंदर के लोगों को आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो है विदाउट फियर ऑफ एवर। जो गलत कर रहा है, अभी तक मैंने नहीं देखा किसी एक भी जो आपके हमारे सामने जो मुजरिम और मुस्लिम बन के गए कि जुडिशरी में उनको मंतकी अंजाम तक कोई सजा मिली। तो डिप्लोमेसी भी इस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इंटरनेशनल एरेना में पाकिस्तान की जो बदनामी या पाकिस्तान को जो सेटबैक हो रहा है, वो भी इसी का नतीजा है कि वेयर वी नीड टू हैव वेरी कमिटेड एंड वेरी सिंसियर डिप्लोमेट्स जो इन चीज़ों पर नजर रखें। आपके अंडर कवर जो लोग बाहर बैठे होते हैं एम्बेसीज में, वो भी विजिलेंट हो, और तब जाके ये इकट्ठा एक इन द सेम डायरेक्शन काम करेंगे, तब जाके इसको हम काबू कर पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। समिंग अप द डिस्कशन, कल हमने जो शुरू की थी नेशनल पावर के ऊपर, तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये एक टॉपिक है जिसको समझे बगैर आप अपनी कौम की ताकत को नहीं समझ सके। तो सर ने हमें जो बताया उसके अंदर एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल मुल्क है, और अगर आप अपने वजूद को देखें तो यही आइडियोलॉजी है जिसमें से आपका सिस्टम भी आपको निकलता हुआ नज़र आता है, आपको अपनी सियासत नज़र आती है, आपको इसी के अंदर इंसाफ, जैसा कि हज़रत अली ने भी फरमाया कि चीज़ों का अपने मकाम पे ना होना जुल्म है, और चीज़ें अगर अपने मकाम पे हों तो वो अदल है। पाकिस्तान के साथ मसला ये हुआ पहले दिन से ही कि हमने चीज़ों को उनके मकाम पे नहीं रखा, और उसके बाद क्योंकि चीज़ें अपने मकाम पे नहीं थी, एक जुल्म का निज़ाम था, तो वो बढ़ता गया और ख़राबियाँ आती गईं। अभी गो कोशिश हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हो रही है, हमारे सियासतदानों की तरफ से भी हो रही है। लेकिन एक चीज़ जाते जाते मैं इकबाल के शेर पे इस डिस्कशन को सम अप करना चाहूँगा कि अल्लामा साहब फरमाते हैं कि अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब का न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। उनकी जमीयत, उनसे मुराद उनकी वेस्ट, जिसके पीछे हम आंखें बंद करके इस वक्त चल रहे हैं, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पे इन्हिसार, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी, दामन दामन दीन हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। तो आइडियोलॉजी के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो हमारी डिप्लोमेसी भी ज़बरदस्त हो जाएगी, हमारी हर चीज़ ज़बरदस्त हो जाएगी, और जो नेशनल पावर हमारी है वो अपने जो पूरी ताकत के ऊपर जो है दुनिया के सामने जाहिर होगी। और जैसा कि सूफी बरकत अली ने फरमाया कि एक वक्त आने वाला है जब पाकिस्तान की हाँ में दुनिया भर की हाँ होगी, तो ये वो तभी होगा जब हम वापस अपनी रूट्स की तरफ जाएंगे, अपनी आइडियोलॉजी की तरफ जाएंगे। अंटिल नेक्स्ट प्रोग्राम, मुझे और कैप्टन रिटायर्ड
अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।